नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आज के समय में सबसे बड़ी जंग कोई अगर चल रही है तो वो है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह के खात्मे के बाद हिजबुल्लाह ने अपने नए नेता के नाम का ऐलान कर दिया है। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद अब हाशिम सफीदीन को हिजबुल्लाह की कमान सौंपी गई है। दरअसल इजराइल ने सिर्फ 5 दिन में दुनिया के सबसे ताकतवर गैर सरकारी संगठन हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी है, मगर यह करना इतना आसान नहीं था। इजराइल पिछले 11 महीनों से हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा प्लान बना रहा था। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ 23 सितंबर को जंग का ऐलान किया और 27 सितंबर को उसके सरगना हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। इतना ही नहीं, इजराइल अब तक हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को भी ढेर कर चुका है। जी हां, इस प्लान और इस पूरे मामले से जुड़े सारे तथ्य और विस्तार के साथ आपके साथ हम साझा करेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि इस जंग के मायने आखिर हैं क्या और कैसे ये युद्ध महायुद्ध में बदल गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। तो विस्तार से आपको सब बताएं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ये हिजबुल्लाह संगठन है क्या। तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल हिजबुल्लाह का इतिहास जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल आपको यह बता दें कि हिजबुल्लाह एक शिया राजनीतिक संगठन है जो कि 1984 में अपने अस्तित्व में आया और इसकी खुद की एक आर्मी भी है। यह ईरान के सपोर्ट से चलता है। इसका मेन टारगेट तो इजरायली सेना को लेबनान से पीछे हटाना था, लेकिन बाद में इस संगठन ने इजराइल के खिलाफ कई हमले किए। दूसरे देशों में भी इजरायली नागरिकों पर हमले में इस संगठन का नाम आता रहा है। हिजबुल्लाह के लेबनान की सरकार में कई सांसद और मंत्री हैं। कई बार उनके सहयोग से लेबनान में सरकार बनी है। तो ये तो रही बात हिजबुल्लाह की। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इजराइल और हिजबुल्लाह की यह जंग शुरू कब हुई। और इसकी शुरुआत जो हुई है वो हुई है, जैसे हम आपको बता दें कि वैसे तो आपसी रंजिश के तमाम यहां पर कारण थे, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास ने बड़ा हमला बोला। तब से इजराइल ने बदला लेने की ठान ली और इस हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की जान गई और 251 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया। और इसी के साथ इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया। और इस बीच गाजा में इजरायली हमलों के विरोध में हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल को निशाना बनाना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि करीब 65,000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को अपने घर छोड़ने पड़े और इसके बाद से ही इजराइल ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया और हिजबुल्लाह के साथ इस युद्ध को महायुद्ध में बदल दिया। तो इसके अलावा भी अगर हम आपको बताएं कि किस तरह से हिजबुल्लाह की जो हर एक हरकत थी उस पर कैसे मोसाद की नजर थी। और यह मोसाद क्या है? मोसाद दरअसल इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना खुफिया संग्रह, गुप्त ऑपरेशन और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए किया गया था। और हिजबुल्लाह की हर एक हरकत पर मोसाद की नजर थी। कहां पर हथियार रखे गए, कहां पर एंटीशिप मिसाइलें हैं। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के कमांडरों की पूरी सूची तैयार की गई और हसन नसरुल्लाह समेत प्रमुखों, जो प्रमुख कमांडर वहां पर थे, उनके ठिकाने कहां कहां हैं, इसकी भी जानकारी मोसाद ने जुटाई। इसके अलावा आपको बताएं कि हमास के बाद हिजबुल्लाह किस तरह से निशाना बना। तो ऐसे में इजराइल का किस तरह से निशाना बना? गाजा में हमास बेहद कमजोर हो गया था, तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया। और इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले की वजह यह बताई गई कि जब तक इसे खत्म नहीं किया जाएगा तब तक इजराइल में जो 65,000 लोग हैं वो सुरक्षित उनकी घर वापसी तब तक संभव नहीं हो पाएगी। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं, तमाम ऐसे तथ्य हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ? पेजर अटैक से तमाम यहां पर खौफ पैदा किया गया। और किस तरह का खौफ रहा जो सबके सामने आया? तो ऐसे में जो 17 और 18 सितंबर को मोसाद ने पूरे इजराइल में पेजर और वॉकी टॉकी, लैपटॉप और सोलर पैनल में वहां पर धमाका जिस तरह से किया गया और इसमें 50 से अधिक लोगों की जान गई और 4,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। खास बात यह रही कि हमास के 1500 लड़ाके विकलांग हो गए और किसी की इसमें आग चली गई तो किसी का हाथ भी गायब हो गया। और इस घटना से हिजबुल्लाह के लड़ाकों में खौफ पैदा हो गया। वहीं इजराइल की अगर बात की जाए तो उसने अपनी ताकत का एहसास कराया कि आपके आसपास हर चीज हमारे निशाने पर है और यह इजराइल ने बताने की कोशिश की। इसके अलावा जो हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप का जो खात्मा लगातार नजर आ रहा है वो कैसे हुआ? पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोट से हिजबुल्लाह का संचार सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त किया गया और हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों के बीच जब तक संचार स्थापित करता
उससे पहले ही इजराइल ने जंग के नए चरण का ऐलान कर दिया। 23 सितंबर से इजरायली लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और इस बीच हिजबुल्लाह के पास लड़ाकों से बातचीत और तालमेल बनाने का कोई साधन नहीं बचा था। इसका फायदा इजराइल ने उठाया और 23 सितंबर से 27 सितंबर तक महज 5 दिनों में हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को इजराइल ने तबाह कर दिया और जिसमें 27 सितंबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह को सबसे बड़ा झटका दिया। लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के भूमिगत मुख्यालय को आईडीएफ ने निशाना बनाया और इस हमले में हिजबुल्लाह का सरगना हसन नसरुल्लाह मारा गया। तो ऐसे में ये तो रही बात कि उसको मारा कैसे गया। अब इस जो हम देख रहे हैं कि इजराइल की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो उसमें अब तक कितना नुकसान हुआ है ये भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो 11 महीने के संघर्ष में हिजबुल्लाह के 500 से अधिक लड़ाकों की जान इसमें जा चुकी है और 7 अक्टूबर 2023 से 20 सितंबर 2024 तक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगभग 10,214 हमले हुए हैं। इजराइल ने लगभग 81% यानी 8,313 हमलों को अंजाम दिया है और इन हमलों में लेबनान में 752 से ज्यादा लोगों की जान गई है। वहीं हिजबुल्लाह ने 1901 हमलों की जिम्मेदारी ली है। नतीजतन अगर हम बात करें तो लगभग 65,000 इजरायली नागरिकों को घर छोड़ना पड़ा है। तो ये तो हमने आपको तमाम इतिहास से जुड़े और क्या क्या इसमें पॉइंट्स जो तथ्य थे, क्या क्या अहम बातें थी, वो हमने आपको बताई कि किस वजह से ये युद्ध कहां से कहां तक पहुंचा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस खात्मे के बाद हिजबुल्लाह का जो नया चीफ है वो किसे बनाया गया है। तो वो अब की बार बनाया गया है हाशिम सफीदीन को, जो अब की बार हिजबुल्लाह का नया चीफ बना है। और क्या इसके बारे में खास बातें हैं? ईरान का ये काफी करीबी है और नसरुल्लाह का चचेरा भाई भी है, इसीलिए उसको इसका उत्तराधिकारी भी माना जा रहा है। हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों का ये हेड रहा है हाशिम और जिहाद काउंसिल का चेयरमैन भी है। तो ये जो संगठन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिहाद काउंसिल, ये मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग करती है। कासिम सुलेमानी की बेटी का ये ससुर भी है। तो ऐसे में अमेरिका और सऊदी अरब की हिट लिस्ट में ये हाशिम सफीदीन है। तो साफ तौर पर इसके बारे में हम बता रहे हैं जिसके हाथों अब की बार जो ये सरगना बनकर उभरा है और अब की बार जो इसके हाथों में ये सारी कमान दी गई है। तो ऐसे में बहुत कुछ है जो इस पूरे हम इस जंग के हालातों को देख रहे हैं और किस तरह से अब की बार यहां पर बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ हुआ, क्या इतिहास रहा, क्या बड़ी बातें रही, क्या कुछ तथ्य रहे, वो हमने आपके सामने रखा। अब आइए कुछ रिपोर्ट्स के जरिए भी आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस हवाले से क्या कुछ अभी चल रहा है और किस तरह से आने वाले समय में इस पर और ज्यादा यहां पर इजाफा होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इजरायली हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग जो संघर्ष है और ये इसके फैलने की भी आशंका अब जताई जा रही है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संघर्ष में बाहरी ताकतों के शामिल होने का जो अंदेशा है उसे जताते हुए तुरंत अस्थायी युद्ध विराम पर जोर दिया है। वहीं लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने भी कहा है कि कूटनीतिक विकल्प के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसे में क्या कुछ कहा गया है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं और फिर इसी पर चर्चा भी करेंगे। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की शनिवार को इजरायली हमले में मौत के बाद माना जा रहा है कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष अब नए क्षेत्र में पहुंच सकता है। जानकारों की माने तो अब इस क्षेत्र में ताकतवर लड़ाकू संगठनों और ईरान के प्रतिनिधियों को हिजबुल्लाह नेता की मौत के बाद इस बात पर फैसला लेना है कि वो इस पर कैसे और क्या जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान लंबे समय से अपने प्रॉक्सी गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती को इजरायली के खिलाफ अपनी लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन हसन नसरुल्लाह की मौत से बड़ा झटका लगा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के और फैलने और इसमें बाहरी ताकतों के शामिल होने का अंदेशा जताया है। उन्होंने अस्थायी युद्ध विराम पर जोर दिया। लेबनान में संघर्ष और फैल सकता है। हमें तुरंत संघर्ष विराम की जरूरत है जिससे मानवीय सहायता को पहुंचाया जा सके, साथ ही दोनों ओर से सार्थक बातचीत भी हो। इस बीच इजरायली सेना ने शनिवार को लेबनान पर किए गए हमलों में एक और वरिष्ठ हिजबुल्लाह नेता नबील काउक के मारे जाने की भी पुष्टि की। नबील काउक हिजबुल्लाह की निवारक सुरक्षा परिषद के प्रमुख और केंद्रीय परिषद के एक प्रमुख सदस्य थे। उधर लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा है कि इजरायली हवाई हमलों के बाद उनके देश में अब तक का सबसे बड़ा विस्थापन हो सकता है। रविवार सुबह आपातकालीन कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विस्थापित लोगों की संख्या 10 लाख तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि उनके देश के पास कूटनीतिक विकल्प के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
أكيد نحن لن نتقاعس. हम कूटनीति की भूमिका पर आगे बढ़ने में एक पल के लिए भी संकोच नहीं करेंगे और हमारे पास कूटनीतिक विकल्प के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि आप युद्ध की शुरुआत पर गौर करें तो हमने 2006 लेबनान युद्ध में शांति समझौते पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1701 के पूर्ण कार्यान्वयन की बात कही थी, जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और मैंने अपने भाषण में सुरक्षा परिषद में भी इसका उल्लेख किया था। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के प्रसार को देखते हुए पोप फ्रांसिस ने रविवार को मध्य पूर्व में युद्ध विराम का आह्वान किया। मैं लेबनान में संघर्ष के तीव्र होने को दर्द और चिंता के साथ देख रहा हूँ। लेबनान से घातक संदेश मिल रहा है। इस युद्ध का आबादी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। मध्य पूर्व में बहुत से लोग दिन ब दिन मर रहे हैं। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के मुताबिक हसन नसरल्लाह का शव बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हवाई हमले के स्थल से बरामद किया गया है। एक चिकित्सा स्रोत और एक सुरक्षा स्रोत का हवाला देते हुए रॉयटर्स ने कहा कि शव पर कोई सीधा घाव नहीं था। हिजबुल्लाह ने शनिवार को नसरल्लाह की मौत की पुष्टि की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से जो तमाम प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं और कैसे अब की बार पूरी दुनिया में ये एक चिंता का विषय भी बना हुआ है। तो ऐसे में क्या कुछ है इसके मायने, आइए इसी पर चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इससे पूरी दुनिया पर और खास तौर पर अगर हम भारत के परिवेश में देखना चाहें तो भारत पर इसका क्या इंपैक्ट, क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि अनिल कुमार त्रिगुनियाद जी हैं हमारे साथ, जो कि फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर हैं जॉर्डन। सर बहुत स्वागत आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर एस सुमेल सी राजीव जी हैं, जो कि रिसर्च फेलो हैं और साफ तौर पर इजराइल एक्सपर्ट भी इन्हें हम कह सकते हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब हाशिम सफीदीन को चीफ बना दिया गया है, तो इसके क्या मायने हैं और साफ तौर पर जिस तरह से जो रूपरेखा अभी तक रखी गई है उससे आने वाले कल की अगर हम बात करें तो क्या कुछ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बैकअप लीडर तो होता ही है जी। और हाशिम सफीदीन जो है उनके रिलेटिव भी है और जैसा आपके रिपोर्ट में बताया गया कि वो काउंसिल के, जिहादी काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। तो लेकिन कब तक वो रह पाएंगे ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि इसराइल ने बड़ा टारगेटेड अटैक किए हैं और पूरी इंटेलिजेंस उनके पास है, पूरी इन्फिल्ट्रेशन उन्होंने किया है। तो उससे अंदाजा लगता है कि उन्होंने ये पूरी जितनी इनकी हाई लीडरशिप है और उनका जितना कोऑर्डिनेशन मैट्रिक्स है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको खत्म कर दिया जी। तो अब इस वक्त में जो नंबर 2, नंबर 3 लेवल के जो कमांडर्स हैं वो हिजबुल्लाह की डिफरेंट यूनिट्स को कमांड कर रहे हैं। उनके बीच का कोऑर्डिनेशन इस वक्त है नहीं जी। तो जहां तक मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह इस वक्त में शायद ये कोशिश करेगा कि जैसे दूसरे इंटरमीडियरीज अगर इस वॉर को रुकवाने के चक्कर में है तो शायद उस रास्ते में जाने की कोशिश करेगा अभी इस वक्त, क्योंकि अगर उनके पास पूरी तैयारी नहीं है तो ये बड़ा सुसाइडल एक सिस्टम हो जाएगा। इसका दूसरी अनिल जी, चीज जैसा अभी हम है, देख रहे हैं कि इजराइल एक एक करके जो टॉप कमांडर्स हैं उनको मारता चला जा रहा है, तो ऐसे में अब क्या और भी नंबर इसमें सामने आ सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से अभी जो एक्शन में फॉर्म में नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये भी पता चल रहा है कि धीरे धीरे वहां पर जो सेना है वो भी दाखिल होती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब की बार एक बड़ी बानगी यहां से निकलती हुई नजर आएगी और साफ तौर पर एक भविष्य के लिए एक बड़े संकेत युद्ध के भी हैं। देखिए, युद्ध तो जब ही हो सकता है अब अगर ईरान पूरी तरह से सामने आ जाए, और मुझे नहीं लगता है कि ईरान इस वक्त तैयार है पूरी तरह से सामने आने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोगों के पास में फायर पावर जरूर है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज एक्सपोज हुई है, चाहे वो ईरान की हो चाहे वो हिजबुल्लाह हमास सबकी है, कि एडवांस में ये लोग जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद में इनका इंटरनल जो सिस्टम है वो इतना वीक है, अपनी सिक्योरिटी इतनी वीक है। जिस तरह से हमने देखा कि इजराइल कहीं पे भी जहां मन में आया वहां पर अटैक किया है पूरी तरह से, तो ये मुझे नहीं लगता है। हालांकि अगर ये ब्लाइंडली अटैक करेंगे तो जरूर है कि इजराइल के ऊपर में उसका असर पड़ेगा काफी, क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत छोटे छोटे मुल्क है, डिस्टेंसेस बहुत कम है। तो ये हो सकता है कि कोई 2-4 कमांडर, मुझे लगता है, लेकिन इनका जो अप्रोच अब रहेगी वो डिफ्यूज वॉरफेयर की रहेगी। अब मुझे जो डर इस बात का है कि दोनों गाजा और दोनों यहाँ पर भी हो सकता है कि एक तो चीज ये हो सकती है इसके बाद कि अब चूंकि इजराइल भी काफी प्रेशर में है कि गाजा में किसी तरह की सीज फायर हो जाए, तो उसकी वजह से जो हिजबुल्लाह का मेन मकसद था सपोर्ट करने का वो रुक सकता है। लेकिन इजराइल अभी पूरी तरह से अभी बॉम्बिंग कर ही रहा है। तो देखिए आप उनके कितने, आज भी उसने एक उसके लीडर को मारा है, नंबर
जी। तो ये जो सिचुएशन है, इसको हम कह सकते हैं कि इजराइल का बड़ा अपर हैंड है इस वक्त में। और मुझे अभी नहीं लगता है कि हिजबुल्लाह पूरी तरह से इस अटैक को इमीडिएट कामयाब कर सकता है। दूसरी चीज ये हो ठीक सकती है। है कि वो स्ट्रेटेजिकली अभी अपने आप को क्वाइट रख के अपने को रिस्टोर करें, नया लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप को ऊपर जी। लाएं और उसके बाद फिर अटैक करें। बिल्कुल। तो ये देखने की बात है कि क्या जी। होता है। ठीक है। डॉक्टर सामुएल, आप ही का रुख कर रहा हूं और आपसे अब ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी जो स्थितियां हैं, ऐसे में आने वाले समय में क्या अंदेशा नजर आ रहा है, किस तरह की बानगियां पेश होती हुई नजर आएगी, क्योंकि साफ तौर पर जो इजराइल का एक्शन है, क्या उसका रिएक्शन भी कुछ नजर आ सकता है? जी, जैसे एम्बेसडर साहब ने बोला, अभी तो अपर हैंड इजराइल का बिल्कुल बन चुका है। अक्टूबर 2023 से जो भी अभी इनका इजराइल ने एक के ऊपर एक धमाकेदार कदम इट हैज टेकन। सो आई थिंक हमास का बहुत बड़ा झटका लगा है और हिजबुल्लाह को भी अभी बहुत बड़ा झटका लगा है। तो इजराइल के सदर्न बॉर्डर्स और इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर्स दोनों जगह में इजराइल की हाथ अपर हैंड है अभी। तो आई थिंक आगे जाके हमें गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक वेरी डिफिकल्ट फॉर ये हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन की इसको रिग्रुप करना है, क्योंकि उनका नेतृत्व अभी बहुत बुराई तरह से माना जा चुका है। अगर हमास का देखे या फिर हिजबुल्लाह का भी देखे तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लीडरशिप एक बहुत बड़ा इश्यू है। बिना जितने भी आपके पास फुट सोल्जर्स है, अगर आपका नेतृत्व नहीं है उनको डायरेक्शन देने के लिए, उनको एक पॉलिसी एग्जीक्यूट करने के लिए, तो बहुत मुश्किल है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव काम करने के लिए। तो इस तरह से हम देखा जाए तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो भी इजराइल ने किया है। बिल्कुल डॉक्टर सैमुअल, लौटूंगा आपके पास और इस चर्चा को भी आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो और तथ्यों से रूबरू भी कराएंगे और साथ ही साथ इसी पर चर्चा भी करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रिबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरह से अब की बार जो हाशिम सफीउद्दीन है उसके हाथों जब ये हिजबुल्लाह की कमान आई है, तो ऐसे में आने वाले समय में अब क्या कुछ हो सकता है और किस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां अब आगे देखने को मिल सकती हैं। अनिल जी, आप ही का रुख कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से हाशिम के हाथों जब ये बस सीधे तौर पर कहें तो ये कमान आ गई है, तो ऐसे में जो हम देख भी पा रहे हैं और इसको इस तरह से भी देखें कि जो शांति के और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते हुए जो हम इसको देख रहे हैं, लेकिन जब अमेरिका और सऊदी अरब की बात करते हैं तो वहां पर भी जो हाशिम है उसको हिट लिस्ट पर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वानगी यहां भी पेश होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां रही हैं और वैश्विक स्तर पर जो शांति और समृद्धि की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं यहां से डाइवर्ट होती हुई नजर आएगी। देखिए, जहां तक सऊदी अरेबिया और बाकी गल्फ अरब स्टेट्स की बात है, तो उनको हिजबुल्लाह, हमास, हूती इन सब से कोई भी उनसियत नहीं है। वो आप समझ लीजिए एक तरह से अपना दुश्मनी मानते हैं, क्योंकि उनकी जो ईरान की जो एक कंपटीशन है, जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, उसके अंदर में ये ईरान की प्रॉक्सीज हैं।
और उनके इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करती हैं। सऊदी अरेबिया लेबनान के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है, वो काफी बड़ा उनका इन्फ्लुएंस है उसमें। तो वह उनको हाशिम को लाइक करें ना लाइक करें, वो उसको मरवाने के लिए तो जाएंगे नहीं। उसका काम अगर खात्मा करेगा तो वो इजराइल वाले करेंगे। और मुझे यही शक है कि ये ना हो कि कुछ ही दिनों के अंदर में ये भी जो है इनको उड़ा दें, क्योंकि इसराइलीज ने ये डिकैपिटेशन स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं उसको अपनाया है। और मेरा मानना शुरू से ये था कि अगर वो लोग, जब वो हिजबुल्लाह ने, हमास ने अक्टूबर 7 का अटैक किया, अगर इसराइल ने स्टूपिडिटली जो अपना अटैक किया, मार के 40-50 हजार लोगों को मार दिया, उसकी जगह अगर वो खाली हमास की लीडरशिप को निकालता जो उसने बाद में निकाली, तो आप ये समझ लीजिए कि इसराइल की जो इतनी शिशालेदारी हुई, इतनी अपोजिशन दुनिया भर में हुआ है, वो बच सकता था। अब उन्होंने जो सिविलियन कैजुअलिटीज के चलते उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया वहां पर। लेकिन चूंकि आज की डेट में कोई इंटरनेशनल ऑर्डर तो है नहीं, ना कोई रोक सकता है किसी को, तो इसका फायदा इसराइल ने उठाया। दूसरी चीज, अमेरिका में एक लेम डक गवर्नमेंट है प्रेसिडेंट बाइडेन की, अब वो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि इनको ये पता अभी किसी को है नहीं कि कमला हैरिस जीतेगी कि वहां से ट्रंप जीतेगा। तो मेरे ख्याल से इसराइल ने जो करना था वो अपना कर लिया है। ये इन लोगों को थोड़ा और खत्म करेगा और उसके बाद में किसी न किसी सीज फायर के लिए तैयार हो जाएगा। तो आगे क्या इसमें और भी कदम इसराइल द्वारा उठाए जा सकते हैं, जैसा कि अभी स्थितियां देखने को मिल रही है कि जो टॉप कमांडर्स हैं उन पर सीधा निशाना आपकी बार साधा जा रहा है? वही डिकैपिटेशन स्ट्रेटजी बोलते हैं। उससे आपका जो लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, कमांड कंट्रोल सिस्टम खत्म कर दीजिए, तो उसके बाद में जो फुट सोल्जर्स हैं या छोटे कमांडर्स हैं उनके पास में वो कैपेसिटी नहीं रहती है, पूरा वॉर को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो अभी इसलिए उनका अपर हैंड है। तो मेरा मानना यह है कि शायद है कि इसराइल को इतनी अकल रहेगी कि वो लेबनान के अंदर भी ग्राउंड इन्वेजन ना करे। अगर ग्राउंड इन्वेजन करता है तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास कोई और चारा नहीं है कि उसको इसराइल के ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस या उस तरह की एक्शन लेने के खिलाफ। ठीक है, डॉक्टर सैमुअल आबी का रुख कर रहा हूं। और ऐसे में जो तमाम यहां पर चुनौतियां हैं साफ तौर पर वो तो नजर आ ही रही हैं। इसराइल के अगर हम परिदृश्य में देखें तो किस तरह से अब की बार जो अटैकिंग पावर है वो कितनी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से इसराइल ने जो संकल्प लिया है, क्या वो एकदम उसको खात्मे तक ही लेकर जाएगा? क्या इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी इसराइल की तरफ से फॉलो की जा रही है? देखिए, इजराइल के अगेंस्ट जो भी अपोजिशन ग्रुप्स अरेंज्ड है, तो अगर हिजबुल्ला अगर है तो इनका, हम ये जो कहते हैं एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस फोर्सेस है, इनके पीछे कौन है? तो फिर इनका सपोर्ट बहुत, ईरान बहुत बड़ा सपोर्ट है। जैसे आपने बोला, अभी जो बोला, तो हिजबुल्ला का नया लीडर है, उनका इतना सारे लिंक्स है ईरान के साथ। सो आई थिंक इजराइल ये कर रही है कि जो भी ग्राउंड सिचुएशन जो है उनके पॉजिटिव इनके हिसाब से इट्स ट्राइंग टू मेक इट पॉजिटिव टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इसका आई थिंक अनलेस ईरान एक कुछ कदम ऐसे उठाती है जिसके वजह से ईरान और इजराइल का आई थिंक डायरेक्ट फाइट होगा, तो वो तो अभी मुश्किल है कहने के लिए, बट आई थिंक वो शायद नहीं होगी। तो जहां तक ईरान है वो इस टाइप के फोर्सेस, हिजबुल्ला है और इस्लामिक जिहाद है और हमास है, इन ऑर्गेनाइजेशंस को और सपोर्ट करते रहेगी। बट ईरान का प्रॉब्लम ये है कि अब ये ऑर्गेनाइजेशंस, इनका लीडरशिप अभी खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गए, और जो भी उभर के आ रहे हैं उनको भी इसराइल ने इसराइल का लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप एक फोर्सफुली कह चुके हैं कि हम उनको भी निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारे खिलाफ है। अमेरिका ने भी हिजबुल्लाह के, अगर नसरुल्लाह का डेथ का वेलकम किया है, क्योंकि नसरुल्लाह बहुत सारे अमेरिकी सिटीजन्स का डेथ का भी रिस्पॉन्सिबल था। तो इस हिसाब के इसका वॉर सिचुएशन इसराइल के पक्ष में है, और इंटरनेशनल सिचुएशन भी अमेरिका और ये सब मेजर पावर्स इनके पक्ष में है। तो आई थिंक इट्स गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक इट्स अ स्वीट स्पॉट। बट आई थिंक जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा है, इजराइल के पक्ष में, इट्स हित में है अगर वो हमास के फाइट को अभी खत्म करे और एक सीज फायर बिल्कुल
बिल्कुल डॉक्टर सैमुअल, ये साफ तौर पर हम देखेंगे भी और इसी पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पर जल्दी से वापस आते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम अपने इस शो के अंतिम क्षण में आ गए हैं। तो अनिल जी, आप ही का रुख करूंगा और आपसे फाइनल कमेंट कि किस तरह से आपकी बार जो दिशा और दशा है वो बदलती हुई नजर आएगी, और भारत के लिहाज से अगर हम बात करें तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जहां तक भारत की बात है तो आपने देखा है कि डायरेक्टली तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अगर ये वॉर एस्केलेट होता है और दूसरे रीजन में, गल्फ में इधर उधर जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और वो ये है कि पूरी जो सप्लाई चेन्स हैं, चाहे वो एनर्जी की हो या हमारे मैरीटाइम कॉरिडोर्स हो या हमारे वेलफेयर, हमारे जो 9 मिलियन लोग हैं उनके हो, तो वो सब बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा और वो भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है। दूसरी चीज, डोमेस्टिकली हमने देखा है कि जैसे क्योंकि ये शिया ग्रुप है और उसकी डेथ के ऊपर हमने देखा कि कश्मीर में और लखनऊ और इन सब जगहों में जहां पर शिया लोग ज्यादा हैं, वहां बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है इसके बारे में। तो डोमेस्टिकली भी ये थोड़ा इम्पैक्ट है इसका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, और डॉक्टर सैमुअल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए। तो साफ तौर पर इस चर्चा में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अब की बार जो हिजबुल्लाह का चीफ बना है हाशिम, तो क्या कुछ होने वाला है और किस तरह से अब की बार इजराइल पावर पैक तरीके से जो यहाँ पर जो टॉप कमांडर्स हैं उनको किस तरह से मार गिराने में लगातार सक्षम होता हुआ नजर आ रहा है। आगे भी क्या कुछ इसमें होगा, इससे जुड़ी हुई भी जानकारियां हम आपके साथ आगे भी साझा करते रहेंगे। बहरहाल फिलहाल अभी के लिए इस हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।